शादी ब्याह बैन हो सकता है तो फिर चुनाव क्यों नहीं, बंगाल चुनाव पर रोक क्यों नहीं लगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, चुनाव हमारे डेमोक्रेसी का एक सेटअप है। हमारे डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक सेटअप का एक ऐसा प्रोसेस है, हर 5 साल में हम राज्यों में चुनाव करने का हम बाध्य है। ये हमारा संविधान हमको कहता है। अब मुझे बताइए, अगर हम चुनाव, अभी बंगाल में किसकी सरकार है? बंगाल भी ममता बनर्जी की सरकार है। अगर हम अभी जहाँ जहाँ अभी चुनाव हो रहे हैं, बंगाल ले लीजिए, पंडिचेरी ले लीजिए, पुडुचेरी ले लीजिए, केरला ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, जहाँ जहाँ सरकार अभी जहाँ ये चुनाव हो रही है, अगर मोदी जी कुछ लोगों के साथ बात करके, विपक्ष के साथ बात करके चुनाव 1 साल के लिए टालने की कोशिश करते तो क्या होता? संविधान के तर्ज पर, संविधान के तौर तरीके के पर इनके 5 साल के बाद इनके यहाँ के मुख्यमंत्री जी को इनको रिजाइन देना पड़ता। फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल हो सकता था, जो राष्ट्रपति शासन लागू होता 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, जो भी है। लेकिन तब देखिए विपक्ष क्या बोलती कि देखिए मोदी जी ने तो पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को खत्म कर दिया। डेमोक्रेटिक को खत्म करने वाले मोदी जी अव्वल नंबर पर आए। ये अपने रोना रोते और सरकार कर देते हैं। तो विपक्ष के पास कई मुद्दा तो है ही नहीं है। चुनाव अगर आपको ऐसा लगता नहीं करना चाहिए, आप लोग सुझाव देते। विपक्ष अगर सुझाव देती, अगर सरकार उस बात पे अमल नहीं करती तो फिर आप बोलते। माननीय, मैं आपको कहना चाहूंगी, राहुल गांधी जी की भी वहां पर रैली होने वाली थी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रैली को रद्द करना उचित समझा। मौत के यूं बवंडर में भाजपा, जो कि केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी उनकी हर जगह सरकारें हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने मौत के बवंडर को देखना जरूरी समझा, लेकिन संविधान के एक अधिकार पर वो चुप रहे। ये क्या उचित लगता है आपको? नहीं, वहाँ पे जहाँ तक आप राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस का वहाँ पे अस्तित्व ही नहीं है वेस्ट बंगाल में। तो वो अगर वहाँ पे चुनावी रैली करते तो बीजेपी को फायदा होता। इनको किसने उनके जो सलाहकार उनको ये बताए कि अगर ये अभी कांग्रेस अभी वोट कटने पार्टी बन गई, वोट कटिंग, जो जितना वोट काटेगी उतना फायदा होगा इनको। जैसे ओवैसी की पार्टी है, जो क्या करते हैं ना, ओवैसी पार्टी जहाँ पे बीजेपी को फायदा नहीं होता है वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं। बीजेपी को किसी भी हाल में हराना है, इन लोगों का यही हाल है। ओवैसी हो, कांग्रेस की राहुल गांधी जी की कांग्रेस की पार्टी हो, इनको ये लग रहा है कि ममता बनर्जी को हम साथ देंगे तो वो सरकार ये बीजेपी को हरा सकती है, लेकिन वो भी गलत साबित होगी। आप देख लीजिए, जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस का वहाँ पे नामो निशान कुछ भी नहीं होगा और ममता बनर्जी सेकेंड दर्ज पे पार्टी वहाँ बन के वहाँ पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी बहुमत के साथ वहाँ बनेगी। तो कांग्रेस तो कभी वहाँ पर वेस्ट बंगाल में पिक्चर में थी नहीं है, वो कभी नहीं थी। और रैली करने की बात अलग बात है। अगर ये बात है कि केरला में कैसे रैली कर रहे थे, वो केरला में तो तमाम रैलियां इन्होंने की है। अगर पूरे भारत में, तो ये तो हर जगह पे नहीं है कि ऐसा नहीं कि बस वेस्ट बंगाल में फैल रहा है, केरला में भी कुछ पॉपुलेशन निकले हैं, तो वहां पे कैसे रैली कर रहे थे? वो नहीं है। उनको खुद वो कोरोना से पीड़ित हो गए 2 दिन पहले जब इनका रैली था, फिर उसके बाद इन्होंने बंद कर दिए। कहीं ना कहीं तो उनको बहाना चाहिए। माननीय, एक चीज जो कि संशय को उत्पन्न करती है, अगर मैं बात करूं, मेरा दूसरा प्रश्न है कोरोना को लेकर। क्या आपको लगता है कि कोरोना है? नहीं, कोरोना, देखिए कोरोना है या नहीं है ये टेक्निकल बात है। मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं ये नहीं बता सकता हूँ। ये डॉक्टर लोग अच्छे से बता सकते हैं, चिकित्सक बता सकते हैं, साइंटिस्ट वो बता सकते हैं, ये हम नहीं बता सकते। आप भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करते हैं, आप एक बुद्धिजीवी वर्गों में से आते हैं और आप कह रहे हैं इससे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। एक बात बताना चाहती हूँ मैं, बहुत सारी लोग जनता को, आप अगुवाई कर रहे हैं तो जनता को ये जानने का पूर्णतः हक है और आपको बताना ही पड़ेगा कि कोरोना अगर है तो 15 दिन की 15 पैरासीटामोल घर में लेने से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कोविड, सर्दी खांसी जुकाम जैसे इसके साधारण लक्षण हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और वही बात अगर हम कोरोना की करें तो दिन में हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और उसके बाद में दिन में कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और रात में डेथ घोषित कर दिया जाता है। परिवार को जो है बॉडी भी नहीं दी जाती है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक संशय उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ पर देह व्यापार का स्कैम चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये अगर किस जगह पे तो जो पर्टिकुलर सिलेक्टिव जगह पे हो रहा होगा तो हमें ये बात में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कोरोना है या नहीं सवाल पे मैं आपको बताऊंगा। ये डॉक्टर के जो बड़े बड़े डॉक्टर है वो रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कंपनियां भी इसमें रिसर्च कर रही है, वो बता सकते कोरोना तो है। कोरोना नाम से कोई ना कोई भूताणु है, कोई ना कोई वायरस है जो लोगों की बॉडी में इफेक्ट करता है। वो कहाँ इफेक्ट करता है,
कहाँ उनके अफेक्शन, कहाँ पे अफेक्ट रहता है, आदमी बॉडी में कहाँ इफेक्ट हो जाए तुरंत उसको पकड़ लेता है। इसके लिए प्रिकॉशन लेने के लिए कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा, जो हम कर ही रहे हैं। जो पिछले 1 साल से, पिछले साल भी वो बोल रहे थे हमको सारी, हम तो टीवी पे सारे जो देख रहे थे, डॉक्टरों से सलाह भी ले रहे थे। अब क्या बीमारी है क्या नहीं, वो कोरोना है या नहीं है, या क्या वायरस है, ये हम जैसे लोगों को बोलना हम लोगों के लिए मुनासिब नहीं होगा। ये रिसर्च टीम उनको बता सकती है। लेकिन हम कोरोना से बचने के लिए जो जो उपाय है, अगर वो हम इस्तेमाल करेंगे, वो अगर हम उसके रास्ते पे जाएंगे तो कोरोना नहीं हो सकता है। इम्यूनिटी पावर हमारा अपने को अपने अंदर हमको बढ़ाना चाहिए। जैसे बाबा रामदेव ने पिछली बार भी एक इम्यूनिटी पावर बूस्टर लेके आए थे, सारे विपक्ष ने उसमें छाती पीटना शुरू कर दिया, अरे ये क्या हो गया, बाबा रामदेव कैसे ला सकते हैं, वो कौन है। लेकिन उनका दवाई आज बड़ा असर कर रहा है। मैं बताता हूँ, उनकी दवाई बाबा रामदेव की एंटी कोरोना जो उन्होंने लाए थे, एंटी कोरोना जो मेडिसिन, बड़ा काम कर रहा है वो। गाँव में वो लोगों के लिए बहुत राहत की काम दे रहा है वो। तो कोरोना है या नहीं, ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। ये सवाल का जवाब आपको रिसर्च वाले दे सकते हैं। लेकिन कोरोना नहीं होने के लिए जो जो उपाय है हम उनको मानेंगे। और सरकार के कहने पर, सरकार की जो बात, जो सतर्क बली आया हुआ है, जो उन्होंने हमें गाइडलाइन दिए, वो गाइडलाइन के अंदर हमको आना चाहिए। माननीय, तीसरा प्रश्न है मेरा आपसे। आप ये चीज को आपके शब्दावली से, आपकी प्रमुखता से दिए गए संबोधन जो कि रैलियों के माध्यम से होते हैं, उसमें हमेशा आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान देते हुए सुना गया है। आप इस चीज को मानते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कट्टरवादी समर्थक हैं? नहीं, कट्टर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, पूरे भारत के पार्टी के सपोर्टर हैं। मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अभी एक ही पार्टी है जो वंशवाद से मुक्त है, जो भ्रष्टाचार से मुक्त है, जो परिवारवाद से मुक्त है, जो विकास का साथ उनका मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास, सबका साथ सबका विकास लेके चलता है। एक भारत, एक कानून, एक देश, और एक देश, सारे वेशभूषाओं के लोग रहते हैं। लेकिन हमारी पहचान ये कि हम भारतीय है, और हम भारतीय है। और भारतीय जनता पार्टी भारत के विकास, भारत के कई गुना विकास कर चुके हैं पिछले 6-7 साल से। अगर ये आप मुझे बताइए, आपके पत्रकार है मैडम, मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस, अब बताइए अभी सरकार क्या चला रखी है इन्होंने, क्या कर रहे हैं, पंजाब की क्या हाल है मुझे बताइए। अब देखिए ये टिकट जो है, ये जो आपके टिकट है, राकेश टिकट, जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास जो आंदोलन चला रखे हैं इन्होंने, मैंने तो सुना है ऑक्सीजन की गाड़ी भी इन्होंने रोक रखा है। इनके लिए ऑक्सीजन की गाड़ी दिल्ली में पहुंचने की लेट हो जाती है, कई लोगों की मौत हो जाती है। अब बताइए ये विपक्ष क्या करना चाहती है? विपक्ष सिर्फ राजनीति करती है, ये देश के लिए कुछ नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पिछले, मुझे बताइए पिछले 6 साल से हमारी तरक्की हुई या नहीं है? बहुत तरक्की हुई है। ये कोरोना के टाइम पे अगर हम बात करें, माननीय, मैं यही आपको रोकना चाहूंगी, अगर हम बात करें तरक्की की, तो क्या आप इसे तरक्की मानते हैं कि 5,000 जिस दवाई की कीमत है उसके बदले में 50,000 रुपए में मेडिसिन बिक रहे हैं? जिस मास्क को दुनिया नहीं पूछती थी, आज 100 रुपए के मास्क बिक रहे हैं। सैनिटाइजर का जहां नामो निशान नहीं हो रहा था, इसके नाम पे एक स्कैम हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि विकास में कमी आई है और कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिसका विरोध करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के कल्याण हेतु आती है, सर्व समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता के लिए वो जानी जाती है। और यहाँ पर गरीबों की पर डे लाशें कर रही है। शमशानों में जगह नहीं है, शमशान घाट में मुर्दों को जलाने के लिए जगह नहीं है। इतना बड़ा स्कैम, इतना सब कुछ हो रहा है, जनता संशय में आ गई है। क्या लगता नहीं आपको इसकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए? नहीं तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। ना, मैं आपको बताता हूँ मैडम, देखिए जहाँ तक कालाबाजारी की बात है, कालाबाजारी जो करता है उसको कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। और कालाबाजारी रोकने का काम राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार का जहाँ तक अंतर्गत उनका आता है, केंद्र सरकार वहाँ पे एक्शन लेती है। आप किसी भी स्टेट की बात करें, सपोज यूपी में होती है, महाराष्ट्र में होती है, तो वहाँ पे यूपी सरकार या महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है, जो कालाबाजारी करते हैं उनको तुरंत उन्हें पकड़ा जाए। उनको कल का दिल्ली, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत बढ़िया मतलब वर्डिक्ट दिया है, एक ऑर्डर दिया है कि जहाँ तक ये कोरोना के टाइम में जो लोग कालाबाजारी करते हैं और पेशेंट के पास अगर सही तरीके से पहुंचाने के लिए, जो सुविधा पहुंचाने के लिए रोड़े आते हैं, इनको फांसी होना चाहिए। जो अधिकारी जो काम करते हैं, जो अधिकारी सरकार के नियम के खिलाफ काम करते हैं, कालाबाजारी को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं, उनको फांसी होनी चाहिए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और सरकार काम कर रही है, मैं बताता हूँ, सरकार बढ़िया काम कर रही है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, ये तमाम राज्यों से बहुत बड़ा मुल्क है, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है। अब मुझे बताइए, यूपी में कंट्रोल है, तो दिल्ली में क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा? दिल्ली में हमने ऐसे सरकार चुन रखे हैं
क्योंकि 200 रुपए के बिजली की फ्री में चक्कर में दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी का काम है झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, इनका काम यही है। अब मुझे बताइए, पिछले साल मोदी जी ने दिया था 10 ऑक्सीजन प्लांट बिठाने के लिए यूपी दिल्ली में, कितने प्लांट इन्होंने बिठाए बताइए? उनको पूछिए जाके, किसी पत्रकार को पूछना चाहता हूँ, तो अरविंद केजरीवाल जी के पूछिए, आपने 10 प्लांट का तो पैसा आपको केंद्र सरकार ने दिया, आप कितने प्लांट आपने दिल्ली में बिठाए? हर 10-10 मिनट का आधा घंटे के बाद दिल्ली के महामहिम मुख्यमंत्री प्रकट हो जाते टीवी पे और बोलते रहते, देने लगते और प्रवचन देते हैं। अगर इतना पैसा कहाँ से आता है ये प्रवचन बताइए? आपके टीवी चैनल पर उसको फ्री में दिखाते हैं? कभी नहीं दिखाते होंगे। पूछिए उनको कितना पैसा लेते होंगे, एक दिन का इनका कितना बजट होता है इनका पब्लिसिटी का। अगर वही पैसा हॉस्पिटल में लग जाता, हॉस्पिटल बनाने में लग जाता, हॉस्पिटल के मॉडर्नाइजेशन में लग जाता, अगर ये पैसा वहीं पे स्वास्थ्य सेवा में खर्चा होता तो दिल्ली के ये दिन देखना ना पड़ता। और सबसे बड़ी बात है, ये चुनाव के टाइम में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने बहुत दिन दौरा पीटे, तो मोहल्ला क्लिनिक के हमने ऐसा किया कि मोहल्ला क्लिनिक हर जगह पे बढ़िया चल रहा है। कहाँ है आजकल मोहल्ला क्लिनिक? कहाँ है आपकी दवाइयाँ? ये परस क्या क्या दवाई आप देते हैं? नॉर्मल दवाइयाँ देते हैं आप, वो दवाई भी उपलब्ध नहीं हो वहाँ पे। ये सब झूठे हैं, ढकोसले हैं। अरविंद केजरीवाल की पोल जो धीरे धीरे खुल रही है। और बताइए, पिछले 2 दिन पहले जो माननीय प्रधानमंत्री के साथ इनकी मीटिंग हो रही थी, इनको भी अपने पब्लिक में इन्होंने लीक कर दिया। तो कहीं ना कहीं राजनीति का गंध आती है, और ये बड़ा खतरनाक बात है डेमोक्रेसी के लिए। जो इन हाउस मीटिंग होती है, मैं आपको बताता हूँ संविधान के हिसाब से, कोई प्रधानमंत्री जो किसी से बात करते हैं, कुछ वहाँ पे गुप्त रहता है, इसलिए ये पब्लिक इसमें लाना चाहते हैं। तो इनके मंसूबा बिल्कुल सही नहीं है। दिल्ली का हाल अरविंद केजरीवाल ने बेहाल कर रखा है। अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ 200 रुपया बिजली फ्री देने के चक्कर में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। इनको तो तुरंत दिल्ली में, मैं बताता हूँ, दिल्ली का बहुत बुरा हाल। मुझे कई मित्र मुझे बोल रहे हैं दिल्ली के हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन मिल रहे। आप क्यों नहीं किया? आपने किसके साथ आपने बात किए थे? कब बात किए थे? कुछ नहीं है। ऑक्सीजन का रोना नहीं होने का जो रोना रो रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर, ये दोष मर रहे हैं, लेकिन वो दोष भी लोगों को, जनता को पता है। बाकी जगह पे प्रॉब्लम नहीं है, इनके अरविंद केजरीवाल जी के पास बड़ा प्रॉब्लम है। ये खुद एक कोरोना स्प्रेडर है। कोरोना को स्प्रेड किया अरविंद केजरीवाल जी ने। हम आपको दावे के साथ बताएं, ये स्प्रेड करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। वक्त रहते अगर इन्होंने सावधान बरतते तो ये हाल नहीं होता दिल्ली का। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। समय की काफी मर्यादा होती है, 10 मिनट का हमारे पास समय होता है और 14 मिनट हो गए। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में आप कहिएगा, देश की जनता, देश के युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? ये कोरोना जाएगा, कोरोना नहीं रहेगा। कोरोना एक वायरस है, उसके लिए हमारे देश में सारे संसाधन लगे हुए हैं, सारे रिसर्च टीम लगी हुई है। कोरोना बहुत जल्दी खत्म होगा। हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। इस संकट की घड़ी से वो हमें उबार के लेके जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का साथ देना हम सबका कर्तव्य है। युवा समाज में बोलता हूँ, हम 3 वक्त खाते थे, आज हम 1 वक्त खाएंगे, लेकिन हमारे बगल में जो भूखा ना सो जाए। कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में, शटडाउन के समय में काम की बड़ा कमी है, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद रहती है। जो डेली मजदूर होते हैं, जो डेली के इनकम पे डिपेंडेंट होते थे, इनको हम मदद करना हमारा फर्ज है। हम इनके घर में भी चिराग जलाने की कोशिश करेंगे, इनके घर पे भी खाना पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे। यही हमारा कर्तव्य। एक दूसरे के साथ खड़े रहे, कोरोना के चेन को हम तोड़ेंगे और कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अधिवक्ता, हमारे साथ में सब्याची महापात्रा जी, जो कि राष्ट्रीय संयोजक है नेशनलिस्ट लॉयर्स फोरम के, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोरोना जैसी महामारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही जल्द जो है, बहुत अच्छी शुभकामनाओं के साथ इन्होंने कहा कि डरिए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जो है शिकंजा कसते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली को जो है जहर बनाने में उनका एक अहम योगदान है। साथ ही साथ उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल जी के नाकामियों को भी गिनवाते हुए और वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके कार्यों की जो है सराहना की। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा। थैंक यू सो मच। जनता का फैसला न्यूज चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार।